हम लोग एक टॉपिक देखते हैं और वो है भारत में 5 ईयर प्लान का इतिहास, पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास। इससे बहुत क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बड़ा बेसिक टॉपिक है इकोनॉमिक्स का और हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। भले ही अभी प्लानिंग कमीशन काम नहीं करता है, योजना आयोग, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इससे जरूर बनते हैं क्योंकि भारत का पूरा इकोनॉमिक इतिहास आजादी के बाद से अभी तक का पता चलता है प्लानिंग के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग ये टॉपिक देखेंगे और शुरुआत करते हैं। देखो, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने, ये मैं इकोनॉमिक्स में कई बार बता चुका हूं कि भारत के सामने दो विकल्प थे। एक विकल्प ये था, या तो वो फ्री मार्केट इकोनॉमी जो बाजार व्यवस्था पर आधारित है पूरी, वो अपनाए जैसा अमेरिका इंग्लैंड में चल रहा था। या तो अच्छा, उसमें दिक्कत क्या थी, उसमें इनइक्वालिटी, असमानता बहुत बढ़ जाती है, कुछ लोगों के पास पैसा पहुंच जाता है। और या तो दूसरा उपाय क्या था कि भारत एक सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाए। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है, जैसे रूस में चलता था कि ज्यादातर जो संपत्ति है वो सरकार के कंट्रोल में रहे। अच्छा, भारत जो था वो पूंजीवाद, जो पहला वाला सिस्टम था फ्री मार्केट वाला, उसको पूंजीवाद कहते हैं। उससे भारत दुखी भी था, अंग्रेज पूंजीवादी थे, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा था। तो भारत का नेचुरल जो अट्रैक्शन था वो रूस की व्यवस्था की तरफ था कि राज्य कंट्रोल करे, संपत्ति पूरी प्रॉपर्टी उसके पास में रहे और उससे क्या करे, फिर राज्य उस संपत्ति का इस्तेमाल करे, शिक्षा अशिक्षा को दूर करे, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी दे और देश को आगे लेके जाए। तो भारत भी उसी रास्ते पे चल दिया, रूस की तरफ प्रभावित हुआ। अच्छा, उनमें से जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री बने, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे रूस के मॉडल की तरफ। ये वैसे भी सोशलिस्ट माने जाते थे। ठीक है, तो भारत ने एक सिस्टम अपनाया जिसको नाम दिया गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। ये नाम बहुत पूछा जाता है कि आजादी के बाद भारत में कैसी व्यवस्था बनी। देखो, समाजवाद का मतलब कि हम असमानता नहीं करेंगे, उस देश में असमानता नहीं होगी। समाजवाद का एक लाइन में डेफिनेशन यही होती है कि इनइक्वालिटी नहीं होगी, असमानता नहीं रखनी है उस देश में, और सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देनी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, रोजगार की अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो भारत ने समाजवाद अपनाया, लेकिन रूस से अलग। रूस ने क्या किया, जबरदस्ती लोगों की प्रॉपर्टी छीनी और प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ने नहीं दिया, हर चीज सरकारी कर दी, नेशनलाइज कर दी। भारत ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से वो सब काम करेंगे। रूस में तो बड़ा खून खराबा हुआ इस चीज को लाने में। तो भारत ने कहा नहीं, हम लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे ये काम, इसलिए इसको लोकतांत्रिक समाजवाद बोला जाता है। इसी को नेहरू का समाजवाद भी बोलते हैं, नेहरूवन सोशलिज्म। ये दोनों नाम बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, इस समाजवाद की खासियत क्या है, देखो लाइन लिखी है कि ज्यादातर प्रॉपर्टी पब्लिक के पास होगी, मच प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पब्लिक, लोगों के पास। अच्छा, पब्लिक का मतलब यहां पर लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के पास होगी। दूसरा, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लिमिट रहेगी। प्राइवेट संपत्ति आप कितनी रख सकते हो, कितनी हो सकती है आपके पास में, उस पर रोक लगाई जाएगी या कम लिमिट लगा दी जाएगी। हाँ, भारत में किया गया, जैसे जमींदारी खत्म की गई, बड़े बड़े जमींदार थे, हजारों एकड़ जमीन होती थी, उस पे सीलिंग लगा दी गई कि इससे ज्यादा आप, इतने एकड़ से ज्यादा जमीन आप नहीं रख सकते। गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी, सरकार पे, अर्थव्यवस्था पर पूरा सरकार का नियंत्रण रहेगा कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कौन सा उद्योग लगा सकते हो, हर चीज के लिए लाइसेंस, ये सब काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषता थी। अच्छा, उद्देश्य बड़ा अच्छा था कि भारत में असमानता को खत्म करना है, धीरे धीरे, इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा है, उसको सही करना। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए लोकतांत्रिक समाजवाद होता क्या। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, 4-5 पॉइंट की, और बहुत पूछी जाती है, एक एक पॉइंट इसमें से बहुत काम का है। जैसे, अच्छा, ये समाजवाद करेगा कैसे। इस लोकतांत्रिक समाजवाद की सबसे बड़ी खासियत है वो है पंचवर्षीय योजनाएं, कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो 5 साल के लिए योजना तैयार करेगी और सोचेगी कि जो हमारा पैसा है वो किस पे हम खर्च करें। प्रायोरिटी डिसाइड की जाएगी, वरीयता, कि शिक्षा पे खर्च करना है, स्वास्थ्य पे खर्च करना है, उद्योगों पर खर्च करना है, किस पे खर्च करें। क्योंकि इतना पैसा था नहीं कि हर चीज पे खर्च कर लो, कम पैसा था, तो उसको आप प्लान तरीके से करोगे। ठीक है, योजना बनाओगे तब खर्च करोगे, तो इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है। रूस का जो लीडर था स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, उसने 1928 में पहली बार पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। ये नाम बहुत पूछा जाता है, पंचवर्षीय योजनाएं किसने शुरू की थी, कब शुरू की थी। भारत में, भारत के एक बहुत फेमस इंजीनियर थे, साइंटिस्ट, एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नाम से किताब लिखी और इन्होंने समर्थन किया कि भारत, जिसके पास कम पैसा है, अंग्रेजों के जाने के बाद में आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो क्या करे, प्लान तरीके से अपना पैसा खर्च करे। तो ये किताब पूछी जाती है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसने खर्च की। जब भारत गुलाम था, तब
भारत में एक बड़ी घटना हुई थी जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, एनपीसी, और इस प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। तो देखो इससे पता चलता है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मुड़े हुए थे, मतलब रूस के मॉडल की तरफ उनका झुकाव था, वो चाहते थे। ठीक है, तो ये पूछा था एनपीसी कब बनाई गई थी, यही एनपीसी आजादी के बाद में प्लानिंग कमीशन के रूप में बदल गई, बस, नेशनल प्लानिंग कमेटी। अच्छा, एक वर्ड बहुत पूछा था ये वाला का, बॉम्बे प्लान 1944 में आया। बॉम्बे प्लान क्या था कि भारत के बड़े बड़े जो उद्योगपति थे उस टाइम पे, जमनालाल बजाज, बिरला, ठीक है, ये सब लोग जो थे, इन लोगों ने, टाटा, जीआरडी टाटा, इन लोगों ने एक प्लान तैयार किया जिसको जो बॉम्बे प्लान के नाम से मशहूर हुआ। इस प्लान में इन उद्योगपतियों ने खुद ये बोला कि सरकार को क्या चाहिए, उद्योगों को आगे लाने के लिए, बढ़ाने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, सरकार को खर्चा करना चाहिए, ये सरकार लीडरशिप दिखाए, सरकार आगे बढ़ाए इन चीजों को, ऐसा नहीं कि खुली मार्केट छोड़ दो कि जो काम करना है आप करो। तो जो उद्योगपति थे वो भी चाहते थे कि सरकार की हिस्सेदारी बढ़े, ठीक है, तो इसको बॉम्बे प्लान बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बिल्कुल अपोजिट हो जो था, एक प्लान और था, सर्वोदय प्लान, जो जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। जेपी का सर्वोदय प्लान, जेपी सर्वोदय प्लान, देखो जेपी क्या थे, विनोबा भावे के शिष्य थे, एक ऋषि जो संत थे विनोबा भावे, उनके साथ में थे। तो उन्होंने कहा था कि ये सर्वोदय योजना का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित थी। गांधी जी कहते थे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, कि जो प्रॉपर्टी है, जो अमीर लोग हैं वो ये मान के प्रॉपर्टी रखें कि वो गरीबों के लिए उनको काम करना है, वो ट्रस्ट के रूप में अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करें, अपने फायदे के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए। तो इन्होंने सर्वोदय प्लान बनाया। नाम पूछा था सर्वोदय प्लान किसने बनाया, उसका मकसद भी यही था कि जो प्रॉपर्टी है वो सरकार के कंट्रोल में या लोगों के कंट्रोल में रहे। तो देखो भारत में जो जो भी घटनाएं हुई, ये सब ये चाह रही थी कि सरकार की भागीदारी बढ़े ज्यादा, और सरकार ने वैसे किया। आजादी के तुरंत बाद में क्या हुआ, 1950 में प्लानिंग कमीशन बना दिया गया, मार्च 1950 में, ठीक है। योजना आयोग, ये योजना आयोग का लक्ष्य क्या था, योजना तैयार करना और प्रायोरिटी डिसाइड करना कि किस किस क्षेत्र में ज्यादा पैसा खर्च करना है। तो बन गया, योजना आयोग का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता था। तो पहले चेयरमैन योजना आयोग को कौन हुए, जवाहरलाल नेहरू। एक डेप्यूटी चेयरमैन होता था, वाइस चेयरमैन, जो कामकाज देखता था, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास और भी काम होते थे। तो डेप्यूटी चेयरमैन एक बनाया गया, उप सभापति। तो योजना आयोग के पहले डेप्यूटी चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा, जो बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने थे, तो उनका भी नाम याद रखना है, डेप्यूटी चेयरमैन बनाए गए। अच्छा, अब क्या होता क्या था, देखो योजना आयोग एक प्लान तैयार किया करता था कि पूरे देश में कैसे खर्चा करना है। अब वो प्लान जो था वो भेजा जाता था एनडीसी को, एक ये परिषद बनाई गई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बहुत पूछा आता है। प्लानिंग कमीशन 50 में बना, एनडीसी 52 में बनी। इसका भी चेयरमैन प्रधानमंत्री होता था, बाकी के सब मुख्यमंत्री सब बैठते थे इसमें। तो वो लोग उस प्लान को पास करते थे कि भाई हाँ ये प्लान सही है, इस पे हम खर्चा करेंगे, 5 साल इस पे करेंगे। तो ये आखिरी परमिशन जो मोहर था वो एनडीसी लगाती थी, क्योंकि योजना आयोग तो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी। एडवाइजरी मतलब सलाह देती थी कि इन चीजों पर पैसा खर्च किया जाए। तो आपको पता करना है कि योजना आयोग एक एडवाइजरी संस्था थी, राष्ट्रीय विकास परिषद जो थी ये फाइनल निर्णय लेती थी, और ये डेलिब्रेट वहां पर डिस्कशन होता था कि कैसे खर्च किया जाए। शुरू हो गए प्लान। अच्छा, ये तो पता है, ये मैं पहले बता देता हूँ, फिर प्लानिंग कमीशन शुरू करते हैं हम लोग, पंचवर्षीय योजनाएं, कि ये योजना आयोग 2015 तक चला। जब मोदी जी आए तो उन्होंने बोला कि भाई, अच्छा इस पहले ये चीज समझ लो कि पंचवर्षीय योजनाएं कुछ तो ठीक चली, कुछ गड़बड़ चली। मतलब इनका जो रिजल्ट आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अच्छा था या बिल्कुल बुरा था, लेकिन एक चीज कमी महसूस की गई कि केंद्र पर कुछ लोग, प्रधानमंत्री और योजना आयोग, ये निर्णय ले रहे हैं पूरे भारत में कैसे विकास किया जाए। इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, कि ऊपर वाले लोग निर्णय ले रहे हैं कि क्या नीचे किया जाए। हो सकता है नीचे उत्तर प्रदेश में किसी गांव में जरूरत है रोड की, केरल में जरूरत है हॉस्पिटल की, तमिलनाडु में जरूरत है किसी स्कूल की। लेकिन अगर योजना में आपने तय कर लिया कि नहीं रोड ही बनाई जाएंगी, तो हर जगह रोड के लिए पैसा आएगा। तो ये गड़बड़ हो रहा था कि भाई एक जगह से डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो धीरे धीरे जरूरत महसूस होने लगी कि योजना आयोग की जरूरत अब नहीं है। तो मोदी जी जब आए तो उन्होंने योजना आयोग को खत्म कर दिया और उन्होंने उसकी जगह पर नीति आयोग बना दिया
कि नीति आयोग ये बस नीति निर्धारित करेगा, ये भी सलाह देगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं इस पे खर्चा किया जाए। ये बॉटम अप अप्रोच है, मतलब नीचे से वरीयताएं पूछी जाएंगी, देखी जाएंगी क्या जरूरत है कहां पर, ऊपर निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसका भी चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होता है और वाइस चेयरपर्सन एक होता है जो कामकाज देखता है ना। तो ये तो नीति आयोग है 2015, 1 जनवरी 2015 से शुरू हो गया, प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया। तो प्लानिंग कमीशन 1950 से लेकर 2015 तक चला और उसके बाद से नीति आयोग। हमारे लिए काम की चीज, ये तो बेसिक चीजें थी इंफॉर्मेशन, हमारे लिए काम की चीजें हैं पंचवर्षीय योजनाएं, और 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक चलाई गई। सभी हमारे लिए काम की नहीं है, लेकिन हाँ शुरुआत की 5-6 जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनसे हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो हम लोग इनको देखते हैं पहले। यह है पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो 1951 से 56 तक चला, 5 साल। अच्छा देखो, जब देश आजाद हुआ था भारत, तो सबसे बड़ी समस्या थी और वो थी भुखमरी की, कि भारत के पास अपने खाने भर का अनाज नहीं होता था। भारत अनाज खरीदता था, अमेरिका से, मैक्सिको से अनाज खरीदता था भारत। तो पहली पंचवर्षीय योजना पे ये हारोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, इन अर्थशास्त्रियों के मॉडल पर आधारित थी। और अच्छा, ये मॉडल क्या कहता था कि जो गरीब देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उनको क्या चाहिए, सबसे पहले वो प्राइमरी सेक्टर पर फोकस करें। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र, ये इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, खेती या उससे जुड़े हुए क्षेत्र जो प्रकृति पर आधारित है। तो इस मॉडल ने ये बताया कि मेन फोकस आप एग्रीकल्चर पे करो, कृषि पर पहला फोकस करो। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, पहली पंचवर्षीय योजना पे मुख्य फोकस किस पे था, तो खेती को वरीयता दी गई और पूरा पैसा, ज्यादातर कोशिश की गई खेती और उससे जुड़ी हुई चीजों में लगाया जाए। नए नए सिंचाई के प्रोजेक्ट बनाए गए, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया सतलज नदी पर, हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर बनाया गया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में, जो दामोदर नदी है वहां पर। ये 3 बहुत बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई और पैसा कुछ नहीं था भारत के पास। पहले पंचवर्षीय योजना में आप देखोगे पहले साल जो बजट होता था वो 2000 करोड़ के आसपास होता था बस। मतलब आप सोच लो कि इस टाइम पे 2000 करोड़ एक किसी की स्पोर्ट पर्सन, खिलाड़ी या जो बॉलीवुड हीरो हैं उनकी पूरी संपत्ति होती है, पूरे भारत का बजट होता था। तो इतने डैम बनाए गए, भाखड़ा, हीराकुंड, दामोदर वैली प्रोजेक्ट बड़े सिंचाई के लिए। भाखड़ा डैम का उद्घाटन करते टाइम नेहरू ने बोला था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, हमें मंदिरों की जरूरत नहीं है, हमें इन चीजों की जरूरत है विकसित होने के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसको नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में बोला। ठीक है, 5 आईआईटी शुरू किए गए उतने लिमिटेड पैसे में, इसलिए नेहरू का योगदान है शुरुआत में। 5 आईआईटी बनाए गए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो हायर एजुकेशन को मैनेज करता है, देखता है, वो बनाया गया 56 में ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना में ये सब काम किए गए। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना में देखो प्राइवेट क्षेत्र को ज्यादा वो नहीं किया, सरकार ही सब काम कर रही है। इसलिए जो नेहरू का समाजवाद था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसको ज्यादा फोकस किया गया उस पर। एक चीज और यहां पे बताता हूं, 1955 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, उसको अवाडी सेशन बोलते हैं, AVADI, अवादी अधिवेशन, तमिलनाडु में हुआ था। वो सेशन बहुत पूछा आता है क्योंकि कांग्रेस ने आजादी के बाद एक ऐसा सेशन किया और उसमें पूरा प्रस्ताव पास किया गया और फिर ये बात बोली गई कि हम क्या करेंगे, आने वाली जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से सोशलिस्ट बनाएंगे, समाजवादी, कि सरकार के कंट्रोल में भारी उद्योग, जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं वो सब सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। ठीक है, लेकिन इनका सबका रिजल्ट आगे चलकर बुरा होने वाला था, इसलिए मैं बता रहा हूं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी सुनने में तो अच्छी लग रही है लेकिन आगे चलकर ये बहुत गड़बड़ होने लगी। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, खेती पर फोकस किया गया, हारोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और ये अच्छी चली। इस योजना ने अपना लक्ष्य मिला और भारत में एग्रीकल्चर थोड़ा बढ़ा, आगे बढ़ा। फिर आई सेकेंड 5 ईयर प्लान, यहां से थोड़ा सा सिस्टम और गड़बड़ हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये सिर्फ ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस पता है, हम लोगों ने साइंस सीरीज में पढ़ा था कि ये सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं भारत में। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाया था, सांख्यिकीय विभाग जो गणना करता है ना, जो काउंट करता है सब चीजें, उनका वो डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था, पीसी महालनोबिस, इन पर आधारित थी। इन्होंने क्या बोला
इन्होंने बिल्कुल अपोजिट का, पहली पंचवर्षीय योजना का बिल्कुल उल्टा कर दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, अब जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करेगी। मतलब द्वितीयक क्षेत्र पे, प्राथमिक क्षेत्र खेती और उससे जुड़े हुए चीजें हो गई थी, पशुपालन, जबकि द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, उद्योग। तो इन्होंने फोकस किया कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्री लगाई जाएगी। और हैवी इंडस्ट्री के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था, तो भारत सरकार ने मदद मांगी, रुपया उधार लेना शुरू किया कि लाओ रुपया लाओ, हमारी मदद करो। और प्लांट लगाए गए, देखो कुछ बहुत बड़े स्टील प्लांट लगाए गए, जैसे एक है भिलाई, सोवियत यूनियन, रूस के सहयोग से भिलाई बनाया गया छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इंग्लैंड, अंग्रेजों के सहयोग से लगाया गया, ब्रिटेन के। ये पूछा जाता है किसके सहयोग से कौन सा स्टील प्लांट लगाया गया था। तीसरा राउरकेला उड़ीसा में है, ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, बड़े हैवी स्टील प्लांट लगाए गए इनके सहयोग से। अच्छा, सहयोग का मतलब ये होता था लोन देते थे वो, उधार पे करना पड़ेगा बाद में आपको। ठीक है। अच्छा, इस पे आरोप भी लगाए जाते हैं कि अभी जरूरत इस टाइम पे ऐसी नहीं थी कि इन पे खर्चा किया जाए। जरूरत किस पे थी कि प्राइमरी एजुकेशन पे खर्चा करो, प्राथमिक शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, स्कूल्स हॉस्पिटल्स बनवाओ, आप इन पे करो, एग्रीकल्चर पे फोकस करो। लेकिन फोकस किस पे किया गया, भारी उद्योगों पर, आईआईटीज पर, बड़ी चीजों पर फोकस किया गया, और छोटी चीजें छोड़ दी गई। फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन इतनी तेज बढ़ रही थी, उस पर कंट्रोल करो, लेकिन जो काम की चीजें थी उनको पड़ा रहने दिया गया। और बड़ी बड़ी हैवी चीजों पर फोकस किया गया दिखाने के लिए कि भाई हाँ ये काम बढ़ रहा है हमारा। ठीक है। इसी टाइम पे एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी बनाया गया था भारत का, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई 1957 में। खादी और विलेज उद्योग कमीशन भी बनाया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री कमीशन बनाया गया ना। तो अच्छा, यहां पर देखो क्या पता चलता है, एक चीज और, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि भारत ने एक तरीके से धीरे धीरे सोशलिस्ट इकोनॉमी से चलकर भारत ने क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी करने लगा। वो मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि अब विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री पे भी फोकस किया गया कि भाई गांव में जो कुटीर उद्योग लगाए जाए, लोगों को भी उद्योगों में आने का प्रोत्साहन दिया जाए ना। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत या शुरुआती लक्षण किस पंचवर्षीय योजना में दिखते हैं। ठीक है, तो वो सेकंड प्लान है, क्योंकि विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री को भी फोकस किया गया, छोटे उद्योग लगाए जाए। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। भारत कर्जे में डूब गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अब आती है फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना, 61 से 66, 1961 से 66। अच्छा, तीन, अभी तक जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़ा शॉक लगने वाला था, झटके, और लगे। जैसे ये आधारित थी सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, ये मॉडल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना शुरू हो पाती कि भारत को पहला झटका लगा, और पहला झटका लगा था इंडिया और चीन का वॉर हो गया 1962 वाला, और उस पर भारत हार गया। हारा भी तो भारत का एरिया भी ले लिया गया, ऊपर अक्साई चीन वाला एरिया छीन लिया गया, कश्मीर के उप साइड वाला जो है। भारत को बड़ी बेइज्जती, एक तो नया नया आजाद हुआ, ऊपर से बड़ा सदमा लग जाए, चीन से हार हो गई, कॉन्फिडेंस, वैसे भी खाने के लिए अनाज नहीं था, लेना पड़ रहा था, दिक्कत हो गई। ऊपर से जवाहरलाल, चलो हुआ तो हुआ, जवाहरलाल नेहरू जो लीड कर रहे थे देश को इतने सालों से, उनकी मृत्यु हो गई 64 में। फिर 65 में फिर लड़ाई हो गई इंडिया पाकिस्तान की, बहुत खर्चा हुआ भारत का, लेकिन भारत ये वॉर जीता। वॉर जीतने से एक फायदा हुआ कि चलो ठीक, कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन खर्चा देख रहे हो, पंचवर्षीय योजना तो भूल गया देश क्या चलना था, क्या होना था। ठीक है, तो पाकिस्तान वाला वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान, भारत जीत गया, लेकिन जीता तो इसमें ऐसी हालत हो गई। अच्छा, 65-66 ये साल थे भारत में ड्रॉट, भगवान भी गुस्सा कि ऊपर से सूखा पड़ गया, भयंकर सूखा, जब लड़ाई चल रही थी। भारत लड़ाई कैसे भी जीत चुका, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने नेहरू के बाद में, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया कि भाई जवान की भी जरूरत है लड़ने के लिए, किसान की भी जरूरत है, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है, खाने के लिए अनाज नहीं है। और ये तो बड़ी फेमस लाइन है कि शास्त्री जी ने ये बोला कि लोगों को एक टाइम का खाना छोड़ना है, मतलब हफ्ते में एक दिन। और कहते हैं कि करोड़ों लोगों ने भारत में एक टाइम खाना छोड़ दिया, मतलब हफ्ते में एक दिन, ऐसा नहीं एक उसमें सिंबल के लिए कि भाई हम जवानों के साथ में हैं, किसानों के साथ में हैं। लेकिन पंचवर्षीय योजना तो चली गई।
और उसी में पाकिस्तान वॉर के बाद में ताशकंद समझौता हुआ, शास्त्री जी गए, वहां शास्त्री जी की डेथ हो गई 66 में, तो दो प्रधानमंत्री चले गए। इसलिए ये वाला प्लान बिल्कुल फेल रहा। इस प्लान की एक खास बात है, ठीक है, जब ये प्लान चल रहा था तो खाने की बड़ी संकट थी, ड्रॉट सूखा पड़ा हुआ था। तो शास्त्री जी ने एक काम किया, उन्होंने काम क्या किया, देखो 2 साल बस प्रधानमंत्री रहे 64 से 66, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा है। एक तो वॉर जीता है 1965 वाला वॉर उन्होंने उनके नेतृत्व में, और दूसरा उन्होंने अनाज की समस्या से निपटने के लिए एक लंबा प्लान तैयार किया। और वो प्लान ये था कि भारत में बाहर से अच्छी वैरायटी के बीज लाए जाएं, हाइब्रिड बीज, और यहाँ किसानों को दिया जाए, साथ में किसान इस पे पैसा खर्च किया जाए, सिंचाई की सुविधा दी जाए, फ्री में फर्टिलाइजर उर्वरक दिए जाएं, ठीक है, फिर खरीदा भी जाए किसानों से। तो इससे क्या होगा, किसान प्रोत्साहित होंगे और खेती पर फोकस करेंगे और नई नई वेराइटीज ला हुआ। इस पूरी योजना का नेतृत्व इन्होंने दिया MS स्वामीनाथन को, और ये पूरी योजना ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से, हरित क्रांति के नाम से फेमस हुई। तो ये नाम हमें याद रखना, आगे मैं बता रहा हूं इसमें। अच्छा, तो ये देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू कर दी गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या थी, ये शॉर्ट में मैं बस बता रहा हूं, और बहुत काम की चीज है कि हरित क्रांति में का मकसद क्या था कि जो हाई यील्ड वैरायटी के HYV सीड्स, हाई यील्ड, ये नाम पूछा था, HYV सीड्स क्या होते थे, हाई यील्ड मतलब अधिक उत्पादन करने वाली वैरायटी वाली, उनको लाया गया। और साथ साथ में इरिगेशन, सिंचाई पर, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशकों पर, फर्टिलाइजर्स पर फोकस किया गया, सरकार ने दिए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, अच्छा इसका नेतृत्व MS स्वामीनाथन ने किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते थे। लेकिन इन्होंने ये सब चीजें किससे ली, नॉर्मन बोरलॉग से। नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये भी एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट थे, ये मैक्सिको में रिसर्च करते थे। इन्होंने ये बीज डेवलप किए थे, गेहूं का व्हाइट बोनी प्रजाति का बीज। तो नॉर्मन बोरलॉग को इसलिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, भारत में MS स्वामीनाथन को बोलते हैं। और ये बीज लाए गए हाई यील्ड वाले, फोकस किया गया, एरिया चुना गया पहले कि कहाँ इन पे ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। तो सोचा गया दिल्ली के आसपास चलाओ जहां पर प्लेन एरिया है, तो इसलिए पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा, यहीं पे ये प्रोजेक्ट पहले चलाया गया। इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा इन्हीं को मिला, पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा को खूब गेहूं धान लगाया गया। और 2 साल के अंदर भारत में अपने खाने भर का अनाज होने लगा। तो बहुत सफल योजना मानी जाती है ग्रीन रिवॉल्यूशन, लेकिन हुआ सिर्फ कहां, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में, ठीक है। अच्छा, इसके नेगेटिव पॉइंट भी थे कि इसमें सिर्फ गेहूं और धान पे फोकस किया गया, बाकी फसलें रह गई। दूसरा, पूरा देश ही रह गया, बस यही एरिया रहा। और तीसरा, इतना फर्टिलाइजर का आपने वो कर दिया, खाद्य डालने का सिलसिला, कि वो आज तक चलता आ रहा है कि केमिकल डाल डाल के खाद्य उगाई जाती है। पर्यावरण का प्रदूषण हुआ कितना सारा ना, नेगेटिव पॉइंट है ये सब। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन चल गई भारत में शास्त्री जी के समय में। ऐसी कई और रिवॉल्यूशन चलाई गई, वो यहां पर नाम है, ये मैं बता नहीं रहा हूं, बस ये लिस्ट डाल दिए क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से सीधे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसको श्वेत क्रांति बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से, ये दूध उत्पादन पे थी और वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में चलाई गई, इसलिए फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन को बोलते हैं। अमूल डेयरी बनाई गई गुजरात में उनके नेतृत्व में, ठीक है, वर्गीस कुरियन का नाम याद रखना है। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति, ये राजीव गांधी ने शुरू की थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन के लिए। ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, पेट्रोल उत्पादन के लिए। पिंक प्रॉन, झींगा या प्याज के लिए पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति जिसको बोलते हैं। रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति, मीट और टमाटर उत्पादन के लिए। रेड मीट भी होता है, टमाटर भी होता है, तो याद रखना आ जाए। येलो ऑयल, तेल उत्पादन के लिए। गोल्डन रिवॉल्यूशन, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं फल और फूलों की खेती, फ्रूट्स और हनी, इनकी सबकी खेती, गोल्डन रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन, अंडे के लिए, एग के लिए। और ग्रे रिवॉल्यूशन, फर्टिलाइजर, उर्वरकों के लिए। तो ये कुछ रिवॉल्यूशन शुरू की गई, इनमें से कुछ सफल हुई। व्हाइट बहुत सफल रही, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बन गया। बाकी में कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली भारत को, ठीक है। तो ये नाम है बस काम के, उसके साथ में हमने पढ़ लिया। लेकिन हुआ क्या, देखो थर्ड पंचवर्षीय योजना तो फेल ही रही, पता है इतने बड़े झटके लगे, इसलिए उसके बाद में 3 साल योजना ही नहीं चलाई गई, 66 से 69 तक।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन चुकी थी, पता है, शास्त्री जी के बाद में, और भारत की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि पंचवर्षीय योजनाओं को कैंसिल कर दिया गया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्लान हॉलीडे भारत में कब से कब तक चला? 66 से 69 तक ये प्लान हॉलीडे का समय था। रिवॉल्यूशन हो गई, अब आएगी चौथी रिवॉल्यूशन, फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना। और ये योजना 2-3 वजहों से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी और ताकतवर हो चुकी थी वो 2 साल के अंदर। और जब वो बनी प्रधानमंत्री और ये प्लान शुरू किया गया, तो उन्होंने जो नेहरू काम कर रहे थे उस काम को और ज्यादा बड़े ढंग से करना शुरू किया और प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल कुचल दिया, एक तरीके से सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया। जबकि अब जरूरत दूसरी थी, जरूरत यह थी कि प्राइवेट उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, इसलिए ये प्लान भारत की अर्थव्यवस्था में अगर बोला जाए सबसे खराब दिशा में जाने वाला प्लान, गलत डायरेक्शन में चला गया वो ये वाला। कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, बनते ये गडगिल योजना, जी.आर. गडगिल के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इसमें किया क्या गया, बनते ही इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अच्छा, सिर्फ लोगों को वो करने के लिए, लोग तो खुश हो रहे थे कि अब प्राइवेट बैंकें जो हैं सरकार के कंट्रोल में आ गई, अब सरकार जहां बताएगी वहां लोन देना पड़ेगा इनको, गरीबों को लोन दो, किसानों को लोन दो। लेकिन इससे हुआ गया, कंपटीशन खत्म होता चला गया, प्राइवेट सेक्टर जो था वो डूबता चला गया। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया उन्होंने। एबोल्यूशन ऑफ प्रीवी पर्स, जो प्रीवी पर्स बोलते थे, जो देसी राजा लोग थे पुराने टाइम में, जब आजादी के समय में भारत को एक किया गया था, तो राजाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे, विशेष पेंशन दी जाती थी कि भाई तुम भारत में आए हो, तुम्हें पेंशन दी जा रही है। तो वो सब पेंशन खत्म कर दी इंदिरा गांधी ने। बहुत पूछा था प्रीवी पर्स कब खत्म किए गए। इंदिरा गांधी ने 71 में चुनाव होना था भारत में, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का स्लोगन दे दिया, नारा दिया। ये चुनाव के बीच में दिया था, 71 के चुनाव में, गरीबी हटाओ का स्लोगन, मतलब गरीबों की तरफ की, भाई हम सब ये काम इसलिए कर रहे हैं कि गरीबी हटानी है भारत से। अच्छा, लोग बहुत खुश इंदिरा गांधी से। लेकिन अब जो आर्थिक इतिहासकार हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि भाई लोगों को खुश करने के चक्कर में कभी कभी ऐसी योजनाएं बनानी पड़ जाती हैं जो देश को नुकसान कर जाती हैं। तो वैसे ही हुआ यहां पर भी। 71 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी हुई, इंदिरा गांधी जी, भारत जीता और बांग्लादेश बनवा दिया पाकिस्तान के टुकड़े होके। तो इंदिरा गांधी का तो नाम बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अर्थव्यवस्था गड़बड़ होती चली जा रही थी। यही इसी को बोलते हैं लाइसेंस राज की शुरुआत हो गई। लाइसेंस राज मतलब भारत में एक कानून और इंदिरा गांधी ने बनवाया था, एमआरटीपी बोलते थे, मोनोपोली एंड ट्रेड, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शंस, कि भारत में एकाधिकार ना हो पाए, मतलब हर उद्योग लगाने के लिए आपको लाइसेंस लेने पड़ते थे। और लाइसेंस कैसे मिलेगा, करप्शन करो, घूस दो सरकारी अधिकारियों को। अच्छा, हर चीज सरकार के नियंत्रण में ले आओगे तो सरकार में कौन से दूध के धुले लोग बैठे हैं, तो उनको भी पैसा देना पड़ता है। तो कहते हैं कि करप्शन की शुरुआत कम से कम नेहरू और शास्त्री जी तक ये था कि जो काम हो रहा था थोड़ा ट्रांसपेरेंट ढंग से हो रहा था, सही था, ईमानदार लोग थे वो। तब यहां से बोलते हैं कि करप्शन की शुरुआत हो गई, लाइसेंस और परमिट राज की शुरुआत हो गई, हर चीज के लिए लाइसेंस, करप्शन शुरू हो गया बिल्कुल। और फिर पोखरण टेस्ट हुआ 74 में, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। फिफ्थ 5 ईयर प्लान एक डीपी धर थे, दुर्गा प्रसाद धर, उनके मॉडल पर आधारित था। टीपी धर मॉडल, इसमें लिखा नहीं है, लिख देना कहीं पे, दुर्गा प्रसाद धर मॉडल पर आधारित था। इसमें इंदिरा गांधी ने पॉवर्टी एलिवेशन, देखो गरीबी हटाओ का नारा 71 के इलेक्शन में दिया गया था, लेकिन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य बनाया गया था, वो 5वीं का था। उसका लक्ष्य नहीं था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ इसका लक्ष्य है 5वीं का लक्ष्य, पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये क्वेश्चन अलग है। 71 के चुनाव में उन्होंने चुनावी वादा किया और 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको लक्ष्य बनाया गया। लक्ष्य बनाते काम शुरू हुआ। देखो आरआरबी बनाई गई भारत में, नरसिम्हा कमेटी एक बनाई गई और उसने सिफारिश की भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोली जाए, इनको आरआरबी नाम दिया गया, रीजनल रूरल बैंक्स। नरसिम्हा कमेटी की सिफारिश से आरआरबी का एक ढांचा होता है। देखो ये क्वेश्चन भी खूब पूछा था, आरआरबी जब बनाई जाती है ना, ग्रामीण बैंक जो है, रीजनल रूरल बैंक, तो उसमें 50% हिस्सेदारी तो केंद्र सरकार की होती है, 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है और 35% हिस्सेदारी किसी बड़ी बैंक की होगी।
तो 50% केंद्र सरकार, 15% राज्य सरकार, 35% बैंक, स्पॉन्सर्ड बैंक, वो मिलकर आरआरबी शुरू करते हैं। तो आरआरबी शुरू कर दी गई भारत में। भारत में इसी पंचवर्षीय योजना में एक 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया? गरीबी हटाने के लिए। उसका भी लक्ष्य था गरीबी हटाओ। 20 सूत्री कार्यक्रम मतलब शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, छोटे स्तर पर खाने के लिए सुविधा देनी है, अब रोड बनानी है गांव में। तो ये सब 20 पॉइंट होते थे, इसलिए उसको 20 सूत्री कार्यक्रम कहते थे। किस योजना में चला? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, लेकिन ये योजना फिर गड़बड़ हुई। कैसे गड़बड़ हुई? कि इंदिरा गांधी ने 1975 से 77 में इमरजेंसी लगा दी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। वो चुनावी वाला मामला था, इलेक्शन वाला। इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंसिल किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उन्होंने भारत में इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल। योजना तो फिर बंद ही है, क्या उसका लक्ष्य रहेगा? और इमरजेंसी चलती रही। इमरजेंसी के बाद में चुनाव हुए 78 में, और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और सरकार बदल गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को बदल दिया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो पूरी चली ही नहीं। 75 में चली, 75 से 74 से शुरू हुई और 78 में आके, ठीक है, शुरुआत में ही वो खत्म। मोरारजी देसाई ने क्या किया? एक अलग प्लान शुरू किया जिसको रोलिंग प्लान, रोलिंग मतलब घुमा देना, समझ लो बस। ये नाम ये भी बहुत पूछा था, रोलिंग प्लान कब शुरू किया गया? रोलिंग प्लान का मतलब पुरानी नीतियों को, लक्ष्यों को बदल दिया गया, नए लक्ष्य दे दिए गए, इसलिए उसको रोलिंग प्लान नाम दिया गया। एक गुन्नार मिर्डल थे, उन्होंने ये नाम दिया था, ये मॉडल दिया था, मिर्डल मॉडल पर आधारित था रोलिंग प्लान। बहुत पूछा था ये नाम, GUNNAR, गुन्नार, MIRDL, मिर्डल, गुन्नार मिर्डल मॉडल पर रोलिंग प्लान बना दिया गया। और 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म। 78 से 80 2 साल तक चली, इनको भी कुछ लक्ष्य नहीं हासिल हुआ इस योजना में। ठीक है, और 80 में फिर इंदिरा गांधी आ गई प्रधानमंत्री बन के, अगली पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी गई। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि जब ये पंचवर्षीय योजना पढ़ना तो साथ में प्रधानमंत्रियों वाली सीरीज भी देखना, वो पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री की सीरीज आप साथ साथ में देखते जाओगे तो ये सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, कब क्या हो रहा था। बहुत सारी चीजें मैं यहां नहीं बता रहा हूं इन 2 सालों में क्या हुआ, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड नहीं है 78 से 80। वो मैंने प्रधानमंत्री में बताया, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो वो साथ में देखना है, इससे ये पंचवर्षीय योजना और भारत का पूरा इतिहास प्रधानमंत्रियों के समय का वो सब क्लियर होता चला जाएगा। इसके बाद आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना में, 6 5 ईयर प्लान, 80 से 85। इंदिरा गांधी फिर आई, और इस बार देखो गलती पता चल गई इंदिरा गांधी को कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। इकोनॉमी बहुत बुरी हालत चली जा रही थी भारत की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अच्छा, एक चीज और मैं बार बार ये बताता हूँ, 1980 की जब शुरुआत हुई है 79-80 में, तब भारत और चीन बराबर थे जीडीपी में, प्रति व्यक्ति आय में बराबर भारत और चीन एक साथ खड़े हुए थे। लेकिन 80 वही 79 में चीन ने क्या किया? अपने बाजार खोल दिए, प्राइवेट उद्योगों को प्रोत्साहन दे दिया कि भाई प्राइवेट लोग भी काम करें, क्योंकि सरकारी अधिकारी जो है वो तो करप्शन करने लगते हैं, कि प्राइवेट लोग कंपटीशन करें और काम करें। उद्योगों को खोल दिया गया, विदेशी लोग आए, उद्योगपति अब निवेश करें, फैक्ट्री लगाएं, और चीन ने वो काम कर लिया बड़े स्तर पर, और भारत नहीं कर पाया। हालांकि भारत ने शुरू किया थोड़े से टैक्स वैक्स कम किए गए थे यहाँ पर प्राइवेट जो उनको, इसलिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना से भारत में लिबरलाइजेशन या उदारीकरण की शुरुआत की जाती है। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना है, लेकिन उस स्तर तक नहीं की गई जैसे चीन में हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस योजना से हुई? छठी से हुई। लेकिन ये याद रखना है, चीन जैसा नहीं हुआ भारत, तो चीन बहुत आगे निकल गया, चीन ने बाजार खोल दिए अपने, इतना अच्छा मॉडल बनाया कि विदेशी निवेशक वहां आने लगे, फैक्ट्रियां लगाने लगे। अमेरिका से लोग अपनी अपनी फैक्ट्री, अमेरिका के उद्योगपति चीन में लगाते थे कि सस्ता लेबर मिलेगा और हर चीज सही टाइम पे हो जाती। भारत में अब भी नेतागिरी चल रही थी बहुत। ठीक है, एक काम और किया गया इसमें, इस पंचवर्षीय योजना में एक शिवरमन कमेटी बनाई गई, उसकी सिफारिश से नाबार्ड बनाया गया। नाबार्ड जो ग्रामीण क्षेत्रों में और खेती के लिए लोन देता है बैंक, 1982 में बहुत पूछा जाता है कमेटी का नाम और नाबार्ड किस कमेटी की सिफारिश से कब बनाई। अच्छा, लेकिन और देखो, और तो सब गड़बड़ होता गया, पॉलिटिक्स तो गड़बड़ होती थी भारत में, लड़ाई शुरू हो गई, खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो गया वहां पर पाकिस्तान पंजाब में, और इंदिरा गांधी ने
सेना को जो गोल्डन टेम्पल में घुसवा दिया, स्वर्ण मंदिर में, क्योंकि वहां पर जो खालिस्तान का नेता था भिंडरावाले, वो अपने आतंकवादियों के साथ में अंदर बैठा था। इंदिरा गांधी भी तेज, उन्होंने आर्मी घुसवा दी, लड़ाई हुई, वो सब मार दिए गए और बाद में इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई। जो सिख जो उनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी। अब देखो, किसी देश का प्रधानमंत्री की हत्या हो जाए तो क्या वहां पर कौन निवेश करने आएगा? उद्योगपति तो सेफ जगह पर निवेश करेगा। अब यहाँ प्रधानमंत्री ही मारे जा रहे हैं तो कैसे निवेश होगा? तो निवेश सब बंद ही था सिस्टम। और चीन आगे भागता जा रहा था, चीन अपना यहाँ पर बिल्कुल सही सिस्टम कर रहा था। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना थी, सिर्फ आर्थिक उदारीकरण, थोड़े से टैक्स कम किए गए थे, टैरिफ कम किए गए थे, इसलिए ये पूछी जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे भारत में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में। तो उन्होंने कुछ नई चीजें शुरू की, ठीक है, कोशिश की। जैसे कंप्यूटर क्रांति लेके आए, वो कंप्यूटर लेके आए भारत में, MTNL बनाया गया, महानगर टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड, ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि MTNL की शुरुआत की गई। IT रिवोल्यूशन, IT क्रांति शुरू हो गई भारत में। जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया। अच्छा देखो, भारत में इतनी योजनाएं चली हैं, पहली बार रोजगार योजना कोई शुरू की गई। रोजगार पे तो शुरुआत से भारत में फोकस नहीं किया गया और वो बेरोजगारी बढ़ती 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 चली गई। उद्योग नहीं लगे तो रोजगार कैसे मिलेगा? चीन ने क्या किया, अपने यहाँ उद्योग इतने बड़े मात्रा पे लगाए कि लोगों को रोजगार मिला। MTNL बनाया, IT क्रांति हुई, लेकिन गड़बड़ होता चला गया। भारत को ये सब काम करने के लिए भारत के पास पैसे ही नहीं था, क्योंकि उद्योग नहीं होंगे तो टैक्स कौन देगा? सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? सरकार उधार ले लेके खर्च कर रही थी ये सब। और उसी बीच में एक बड़ा झटका लग गया इस पंचवर्षीय योजना के एंड में। और वो झटका क्या था? कि गल्फ में लड़ाई हो गई। गल्फ मतलब इराक और कुवैत की लड़ाई। अच्छा, भारत का आज के टाइम पे भी सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो तेल खरीदने में जाता है, आयात करने में, इंपोर्ट करने में। और उस टाइम पे भी था, पैसा कुछ नहीं, और वहां लड़ाई हो गई, जिससे तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई। इराक ने कुवैत पे हमला किया, इसको कहते हैं गल्फ वॉर, 1990 से 91। सद्दाम हुसैन जो था इराक का, उसने कुवैत पे हमला कर दिया, कुवैत को कंट्रोल करने के लिए। तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई कि भारत के पास पैसा नहीं बचा देने के लिए। अब भारत क्या करे? उधार ले रहा था IMF से थोड़ा थोड़ा, और इसलिए इसके बाद में 90 के बाद में प्लान ही सालाना कर दिए गए। तो 2 साल के लिए पंचवर्षीय योजना फिर से कैंसिल कर दी गई। 90 से 91, 91 से 92 एनुअल प्लान चलाए गए, वार्षिक प्लान। तो देखो, अभी तक 3 बार प्लान कैंसिल हो चुके हैं, में कुछ बदलाव हो चुका है। 66 से 69 तक चलाया गया था, उनको बोलते थे प्लान हॉलीडे, वो प्लान ही नहीं था, इतनी बुरी दिक्कत हो गई थी सूखे के बाद में, डॉट के बाद। 78 से 80 तक रोलिंग प्लान, मतलब मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के प्लान को रिवर्स कर दिया, रोल कर दिया। और 90 से 92, 2 साल फिर से बहुत बुरी हालत हो गई, तो प्लान कैंसिल ही कर दिए, सॉरी एनुअल कर दिए गए, वार्षिक कर दिए गए। तो पहले है प्लान हॉलीडे, फिर है रोलिंग प्लान, और फिर ये है एनुअल प्लान, वार्षिक प्लान। तो वार्षिक प्लान चलाए गए। और उसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने से पहले भारत में एक सुधार किया गया, और वो सुधार बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, इसी बीच में राजीव गांधी की हत्या हो गई 91 में, फिर से दूसरा प्रधानमंत्री चला गया। अब सोचो, दो प्रधानमंत्री की हत्या हो जाए तो क्या निवेश आएगा, क्या लोग काम करेंगे उस देश में? भारत में 91 में जब भारत के पास कोई पैसा नहीं बचा, सरकार बनी थी, नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री थे, और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह बनाए गए। तो उन्होंने 91 में, ये प्लान जो था एनुअल ही चल रहा है, वार्षिक प्लान ही चल रहा है, मेन प्लान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, भारत में बदलाव किया, आर्थिक सुधार किया। और अच्छा, ये वर्ड याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन की समस्या हो गई। भारत जो तेल वेल खरीद रहा था उसका भुगतान तक नहीं कर पा रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, कोई भी देश जब दुनिया के बाकी देशों से क्या आयात और निर्यात करता है, कितना आयात और निर्यात करता है, उसका लेखा जोखा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो भारत बाकी देशों से क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, वो सब हिसाब। तो भारत खरीदता ज्यादा है, बेचता कम है। सो हमेशा से उस टाइम तो खरीद बहुत ज्यादा रहा था, पैसा था नहीं खरीदने के लिए। तो भारत को पैसा, तेल खरीदने तक के लिए पैसा नहीं था, इसलिए उसको कहते थे भुगतान संतुलन की समस्या।
अब जब पैसा समस्या बहुत ज्यादा हो गई तो सोने को गिरवी रखा गया, सोना देना पड़ा बैंकों में, बैंक ऑफ लंदन, स्विट्जरलैंड में सोना रखना पड़ा भारत को कि हमें उधार दे दो। फिर भारत आईएमएफ के पास गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास, कि हमें बड़ा लोन चाहिए। अच्छा, आईएमएफ ऐसे लोन नहीं देता, वो कहता कि भाई पहले बदलाव करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं हर 2 साल बाद फिर से लोन लेने आ गए आप। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सुधार किया गया और अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से, जो नेहरू का समाजवाद शुरू किया था वो पूरा खत्म किया गया और भारत को ओपन कर दिया गया। इसको कहते हैं एलपीजी सुधार, एलपीजी, एल मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब है भारत में निजी क्षेत्रों को, मतलब प्राइवेट उद्योगपतियों को काम शुरू करने की परमिशन दे दी गई। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 8 क्षेत्र ऐसे रखे गए थे जो सरकार के नियंत्रण में रहेंगे, बाकी के सब लोगों के पास, जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, स्पेस हो गया, इसरो, ऐसे क्षेत्र रखे गए सरकार के पास, एटॉमिक एनर्जी हो गया, बाकी के सभी में प्राइवेट लोग बिजनेस कर सकते हैं। लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन किया गया। प्राइवेटाइजेशन दूसरे वर्ड का मतलब, ये उदारीकरण हो गया, ये निजीकरण। निजीकरण मतलब जो सरकारी कंपनियां थी उनको बेच दिया गया, उनकी हिस्सेदारी बेच दी गई। कि सरकार का काम नहीं है होटल चलाना, सरकार का काम नहीं है स्कूटर बनाना, घड़ी बनाना, सब सरकारी कंपनी होती थी, घड़ी भी सरकार बना रही है एचएमटी, तो उनको बेच दिया गया, निजी हाथों में दे दिया गया। अभी भी ना देखो प्राइवेटाइजेशन होता रहता है, एयर इंडिया को बेच दिया सरकार ने, बीएसएनएल को बेचने वाली कई बैंकों को प्राइवेटाइज कर देती है ना, तो अभी भी होता रहता है प्राइवेटाइजेशन, कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, वो लोगों को दो आप, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, मतलब विश्व, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दो, मतलब विदेशी निवेशकों को अलाउ कर दो कि भारत में आके खर्च करें, पैसा अपना निवेश करें, उद्योग लगाएं, फैक्ट्री लगाएं। एफडीआई जिसको बोलते हैं, एफडीआई अलाउ कर दिया गया भारत में। तो ये सब सुधार कर दिए गए। बैंकों में सुधार किया गया, नरसिम्हा कमेटी बनाई गई, बैंकों में सुधार किया गया। तो ये सब, ये बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार हुए 91 में, और भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बदल गई। 91 के बाद में 10 साल के अंदर भारत दुनिया में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। आईटी क्षेत्र इतना आगे बढ़ गया भारत का ना, तो ये बहुत बड़े सुधार थे। इसके बाद में एक प्लान हमें और काम से ये देखना है, और वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, वही जो 92 इसके बाद शुरू की गई। 8वीं में क्या है, भारत में पंचायती राज शुरू किया गया, और भारत डब्ल्यूटीओ का, देखो वैश्वीकरण करना ही था तो डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। 1995 में डब्ल्यूटीओ बनाया गया था, विश्व व्यापार संगठन, भारत उसका सदस्य बना और दुनिया के देशों से व्यापार करना शुरू किया भारत। तो अब इसके बाद में देखो 8, 9, 10, 11, 12 ये प्लान एक साथ में दिए, इनके बारे में कोई बहुत काम की चीज नहीं है। 8वीं में ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, बस मानव विकास पे फोकस किया गया, ये याद रखना है बस। बाद में वरना इनके बस एक एक पॉइंट हमने लिखा है। मेन प्लान जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं तक बनते हैं, आर्थिक सुधार तक पंचवर्षीय योजनाओं में। लेकिन फिर भी 2-3 कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, एक एक पॉइंट सबके बारे में बता देता हूं। देखो पंचायती राज शुरू किया गया भारत में, संविधान में 73वां 74वां संशोधन करके, और भारत क्या है, डब्ल्यूटीओ का सदस्य बन गया। और वो लिख लेना कि मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना अटल बिहारी वाजपेयी के शुरू में शुरू हुई, पोखरण टेस्ट हुआ, कारगिल वारगिल हुआ उस टाइम पे। 10वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी को 50% कम करने का लक्ष्य किया गया। 20 पॉइंट प्रोग्राम फिर से शुरू किया गया, ठीक है, लक्ष्य का वो करेंगे। 11वीं 7 से 12 तक चली, रैपिड ग्रोथ पर फोकस किया गया, और आखिरी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 12 से 17 तक चली। इसके बीच में 2015 में प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया। तो प्लानिंग कमीशन 15 में ही खत्म हो गया, नीति आयोग बन गया था, लेकिन पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक चली है, क्योंकि वो बन चुकी थी नीति आयोग बनने से पहले, तो उसको चलने दिया गया, 17 तक माना गया। फास्टर, मोर इंक्लूसिव, सस्टेनेबल ग्रोथ, इसका लक्ष्य रखा गया। जल्दी ग्रोथ करना है और सतत विकास, मतलब ऐसा विकास नहीं करना है कि सब कुछ बर्बाद कर लो, धीरे धीरे विकास करना है लोगों के लिए। तो इनके बारे में तो नहीं पूछते हैं, लास्ट का बस ईयर पूछ ले तो पूछ ले। आखिरी योजना आयोग के जो डेप्यूटी चेयरमैन थे वो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, इनका भी नाम पूछा गया है। पहले गुलजारी लाल नंदा थे डेप्यूटी चेयरमैन, और लास्ट मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। उसके बाद ये प्लानिंग कमीशन खत्म। यहां पर देखो, ये एक बस लास्ट चार्ट और है, इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन ये पूछेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि किस, देखो ये है टारगेट नीचे वाला, और ब्लू वाला लक्ष्य है, किस योजना में टारगेट पूरा हुआ और किस में नहीं पूरा हुआ, ठीक है।
तो हमें ये देखना है कि जैसे ग्रोथ रेट किसमें बिल्कुल कम रही या किसमें बहुत ज्यादा हुई, बस यही हमें देखना है कि पहली योजना में टारगेट तो यहां था, लक्ष्य पूरा हुआ, ठीक है, तो पहली योजना सफल थी। उसके बाद में टारगेट दूसरी, तीसरी, चौथी, टारगेट ज्यादा था और लक्ष्य बिल्कुल गड़बड़ होता चला गया, ठीक है। पांचवी छठी से भारत ने फिर से ग्रोथ उठाई। पांचवी के बाद देखो, पांचवी में हमने लिखा था ना, लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई धीरे धीरे, फिर ग्रोथ उठी धीरे 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 धीरे, ये उठी। और यहां पर तो नौवीं में आके लक्ष्य बहुत बड़ा कर दिया गया था, इसलिए वो लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, फिर भारत में टारगेट हो गया। तो एक ये याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना में भारत ने अपना लक्ष्य 2.1 था, ये वाला लक्ष्य था, और टारगेट अपना अचीव किया। और सबसे लोएस्ट ग्रोथ भारत की कब हुई है? जब ये है भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना, जब इतने सारे हमले हुए हैं भारत पे, चीन वाला वॉर, पाकिस्तान वाला वॉर, ठीक है, सूखा पड़ गया, तो सबसे कम ग्रोथ रेट कब हुई है? 2.8% ग्रोथ, ठीक है, तो ये याद रखना है, सबसे लीस्ट ग्रोथ वाला, ठीक है। और बाद में, उसके बाद में, नौवीं के बाद में तो ग्रोथ सही हो, ठीक हो रही है भारत की। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास था। इससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको सही से पढ़ना है, और शुरुआत खासकर 91 से पहले वाली। और 91 के बाद भारत क्या बन गया? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया, मिक्स्ड इकोनॉमी का पूरी तरीके से, कि भारत में प्राइवेट सेक्टर भी होगा और अच्छा प्राइवेट सेक्टर होगा, लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया, और जो सरकारी क्षेत्र होगा, सार्वजनिक क्षेत्र, वो सीमित होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लानिंग का इतिहास था।